जय हिंद साथियों, DY क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का ने इस्तीफा दे दिया है। पहली बात तो इनकी बात 9 अप्रैल 2026 को यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपनी इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू को भेजा। द्रौपदी मुर्मू इस टाइम पर राष्ट्रपति हैं, तो इनके लिए इस्तीफा भेजा जाएगा। ठीक है, इस्तीफे का कारण था उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे और संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है ना, ये इस्तीफे का मेन कारण था। मेन कारण ये नहीं था, मेन कारण तो ये है। मुख्य बात, मार्च में जब उनके 2025 में दिल्ली स्थित बंगले में आग लगने की घटना थी, बाद में मामला सामने आया। जांच में क्या मिला? जांच में मिले भाई साहब अर्धजले 500 नोटों के बंडल मिले, 500 रुपये के। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इन हाउस कमेटी ने जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाई? इन हाउस कमेटी बनाई, जिसने जांच की तो इनको दोषी पाया गया इसमें। फिर संसद में इनके खिलाफ 140 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया। करियर प्रोफाइल इनकी जान लेते हैं थोड़ी, क्या क्या किया है इन्होंने, कब कब क्या रहे। 1992 में अधिवक्ता के रूप में नामांकन लिया था इन्होंने। फिर 2006 से 2014 के बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विशेष वकील रही है। 2012 से 2013 में इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्य स्तरीय वकील रहे। 2013 में सीनियर एडवोकेट बने और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज भी रहे हैं। कमाल के व्यक्ति थे ना जिन्होंने 500 के बंडल मिले हैं। तो कितना भ्रष्टाचार किया होगा वैसे तो देखा जाए तो। अब देख रहे 2021 में, छोड़ो अपन करंट देखते हैं। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरण हो गए। 2025 में विवाद के बाद फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए। नोट करने वाली बात यह है कि भारत के तीसरे ऐसे जज हैं जिन्होंने महाभियोग के दौरान इस्तीफा दिया है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास में। गगनयान मिशन। गगनयान मिशन ने क्या किया है? इसरो ने किया है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया है गगनयान मिशन के लिए। IADT-02 9 अप्रैल 2026 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम है ये, ठीक है, ने गगनयान मिशन के लिए IADT-02 टेस्ट सफलतापूर्वक किया। परीक्षण का उद्देश्य था कि अंतरिक्ष से लौटते समय पैराशूट सिस्टम की जाँच करना। अंतरिक्ष से व्यक्ति आ रहा है तो बहुत स्पीड से आता है, तो कोई चांस नहीं है, क्या रिस्क नहीं ले सकते, तो जांच करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम की जांच करना था। स्थान कहाँ पर किया गया? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ये परीक्षण किया गया था। परीक्षण की प्रक्रिया में एक डमी क्रू मॉड्यूल को एयर ड्रॉप किया गया था। डमी क्रू मॉड्यूल को स्पेस में वहाँ से अंतरिक्ष वहाँ से छोड़ा गया था। ठीक है, हवा में एयर ड्रॉप किया गया था। जांच की गई पैराशूट सही समय पर खुलता है या नहीं खुलता है, इस बात की इन्होंने जांच की। ये जांच करना बहुत ज़रूरी था। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये, पहली बात तो। और मिशन में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, वो भी 3 दिन के लिए। और ये पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में रहने वाले हैं। मिशन का विवरण देख लेते हैं। लगभग ऊंचाई होने वाली 400 किलोमीटर आसमान में अवधि 3 दिन तक रहेंगे ये आसमान के अंदर। प्रशिक्षण इन्होंने जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उन्होंने कहा भारत रूस के साथ में मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रहा है। रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष ट्रेनिंग दे रहा है। और लॉन्च होने का संभावित टाइम है 2027। महत्व है, सफल होने पर भारत चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद में भारत चौथा देश बनेगा अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला, मानव सहित। गगनयान मिशन के 4 गगनयात्री कौन कौन से हैं, जो कि फरवरी 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताए थे? 4 अंतरिक्ष यात्री, उनके नाम अपन जान लेते हैं। प्रशांत बालकृष्णन नैयर, ये हैं टीम लीडर हैं। ये 3000+ घंटे उड़ान का अनुभव रख चुके हैं, इनको है। और अजीत कृष्णन और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, ये अजीत कृष्णन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। और अंगद प्रताप, ये भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। और शुभांशु शुक्ला, ये लड़ाकू विमान पायलट हैं। प्रशिक्षण का स्थान कहाँ है इनका? प्रशिक्षण स्थान है यूरी गागरिन कॉस्मोट ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा? यूरी गागरिन कॉस्मोट नेंट ट्रेनिंग सेंटर, रूस में। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई साहब किसी भी एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं अपन पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ, जिनका निधन हो गया है अभी। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं ये CD गोपीनाथ। इनका निधन 9 अप्रैल 2026 को चेन्नई में निधन हो गया और उनकी आयु थी 96 वर्ष। विशेष उपलब्धि है, इन्होंने 1952 में भारत को पहली टेस्ट जीत दिलाई थी। नहीं, इन्होंने नहीं दिलाई थी, मतलब टेस्ट जीत का हिस्सा थे ये। 1952 में टेस्ट जीत का हिस्सा थे। ऐतिहासिक मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला है इन्होंने और चेन्नई में भारत की पहली टेस्ट जीत, ये इनके ऐतिहासिक मैच हैं।
और डेब्यू मैच में इन्होंने 1951 इंग्लैंड के खिलाफ 50 और 42 रन बनाए थे। 50 रन इनके सबसे ज़्यादा रन है। और घरेलू क्रिकेट में मद्रास तमिलनाडु टीम से खेली है। 1954-55 में इन्होंने रणजी ट्रॉफी जिताई है। ठीक। और अन्य भूमिका भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है भाई सब। राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। और करियर आंकड़े ने टेस्ट मैच में 8 मैच खेले हैं, 242 रन बनाए, 22 उनका एवरेज है और उच्चतम स्कोर है 50। फर्स्ट क्लास में 83 मैच खेले हैं इन्होंने, 4259 रन बनाए और 42.16 औसत खेले, औसत रन है इनके, और 234 हाईएस्ट स्कोर है। अब जान लेते हैं 28वीं आसियान वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बारे में। 9 अप्रैल 2026 को भारत ने 28वीं एशियान सीनियर ऑफिशियल मीटिंग आयोजित करी, जिसमें सह अध्यक्ष थे पी कुमारन और लियो एम हेरा लिम। कब करी थी एशियान की 28वीं बैठक? 9 अप्रैल 2026 को। इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सह अध्यक्ष पी कुमारन और लियो एम हेरा लिम। ठीक है। बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का उद्देश्य था आसियान इंडिया की साझेदारी को मजबूत करना। क्या उद्देश्य था? आसियान इंडिया की साझेदारी को मजबूत करना। प्रमुख चर्चा क्या की थी इन पर? 2026 में एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर बनाना, मतलब सहयोग क्षेत्र में बातचीत करी थी इन्होंने। ठीक है। सहयोग के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, जहाजरानी और समुद्री संसाधन संरक्षण। एशियान का उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना। आसियान में टोटल कितने सदस्य देश हैं? आसियान में है टोटल 11 सदस्य देश हैं। ठीक। 11 कौन कौन से हैं? ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तिमोर लेस्ते। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है एग्जाम के हिसाब से। मनोहर लाल खट्टर की भूटान यात्रा के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इन्होंने भूटान की अभी 9 अप्रैल 2026 से भूटान 4 दिन की यात्रा पर हैं। ये यात्रा का उद्देश्य है भारत भूटान ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना, इनकी यात्रा का उद्देश्य रखा है। अब मुलाकात करिए इन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? टी शेरिंग टोब्गे और जेम्स टी शेरिंग से इन्होंने मुलाकात। ये भूटान के प्रधानमंत्री टी शेरिंग टोब्गे और जेम्स टी शेरिंग, इनसे मुलाकात की है। और प्रमुख समझौते हुए किस किस की चीज़ के? पूनात सांगछू सेकंड, जो कि इसकी क्षमता है 1020 मेगावाट, और टेरिफ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए ऊर्जा के मामले में पूनात सांगछू। और रिएक्टिव एनर्जी अकाउंटिंग, जो कि लागू करने का उद्देश्य है 1 मई 2026 से। उद्देश्य ग्रिड स्थिरता और बिजली व्यापार को सुधार करना है। अन्य सहयोग भी जान लेते हैं। गैर हाइड्रो नवीकरणीय ऊर्जा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन और क्षमता निर्माण में इन्होंने सहयोग की बात की है आपस में। ठीक है। अब ये पूनात सांगछू फर्स्ट, जिसकी क्षमता है 1200 मेगावाट, 10 अप्रैल 2026 को बांध निर्माण के पहले कंक्रीट डालने का समारोह। बांध निर्माण से पहले इन्होंने समारोह किया था इसके लिए, जिसकी क्षमता है 1200 मेगावाट, 10 अप्रैल 2026 को। ठीक है। ये अपन की 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स थी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली क्लास आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।